विकास के महापथ पर महाकौशल कार्यक्रम के दोनों मुख्य अतिथि हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। श्री प्रहलाद पटेल जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, और श्री विवेक तनखा जी, राज्यसभा सांसद। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि एडिटर इन चीफ बंसल न्यूज़ श्री शरद द्विवेदी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं चाहूंगा कि शरद जी इन दोनों मुख्य अतिथियों का स्वागत करें। और इस बार हमने स्वागत से उन फूलों के बुके को हटाया है और उस परंपरा को शुरू करने की कोशिश की है जहाँ एक छोटा सा पौधा हम अपने इन तमाम माननीय अतिथियों को दे रहे हैं। ये एक संदेश है जीवन को बचाने का, इस पृथ्वी को बचाने का। शरद जी। बहुत शुक्रिया सोहेल। और बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है कि दो ऐसे व्यक्तित्व मेरे साथ हैं जिनकी राजनीति की शैली और जिनका राजनीतिक व्यक्तित्व दोनों महाकौशल से तो जुड़ता ही है, लेकिन उसके साथ उनकी विचार और सोच भी, मैं कहूँगा कि वो आउट ऑफ बॉक्स जाती है। राजनीति के उस पारंपरिक ढांचे में कैद होकर नहीं रह जाती है जो कई बार कई चुनौतियों का कारण बनता है। मैंने विवेक जी को जैसा देखा, प्रहलाद जी को देखा, एक अलग धारा, प्रहलाद जी का एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व मैंने देखा, एक समाज सेवी का ऐसा व्यक्तित्व देखा जो बहुत चुपचाप अपना काम करता है। विवेक जी की सरलता जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि राजनीति में ऐसे लोगों का आना बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं दोनों राजनेताओं के लिए ये बात कहूंगा, केंद्रीय मंत्री हमारे लखन घनघोरिया जी भी हमारे साथ हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। आइए कि इन दोनों राजनेताओं को बहुत बेहतर तरीके से जनता को समझना होगा। जनता समझती है, लेकिन ऐसे राजनेता, जैसे मैं प्रहलाद जी के बारे में कहूं तो कई बार मैंने सुना कि ऐसे लोगों की इन्होंने सेवा की है जो कल्पना जिसके बारे में करना कठिन है। कि कोई व्यक्ति जो बहुत बुरी तरह बीमार है, रुग्ण है, और आप उसको गोद में उठाकर ले जा रहे हैं और गर्म पानी से स्नान कराना ऐसी बाध्यता है कि 5-5, 6-6 बार आपको नहलाना पड़ रहा है। ये जो चीजें हैं राजनीति में, राजनेताओं का भी स्वरूप, माफ कीजिएगा, कई बार एक पारंपरिक ढांचे में कैद है। और इसी तरह विवेक जी को भी मैं देखता हूं कि एक सोच, एक दृष्टि बहुत अलग है। मैं दोनों राजनेताओं का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। पहले कुछ हल्के फुल्के सवालों से शुरू करेंगे, फिर कुछ राजनीतिक प्रश्नों की तरफ और महाकौशल की तरफ हम आएंगे। प्रहलाद जी, राजनीति को जब आप देखते हैं, क्या लगता है कि कई बार हम भी एक पत्रकार के तौर पर, मैं भी 27 साल 26 साल के अपने अनुभव से देखता हूं, तो मुझे भी लगता है कि एक राजनेता को जनता कितना समझती है। कई बार उस ढांचे के बाहर वो शायद देख नहीं पाती अपने पॉलिटिशियन को, उसको लगता है कि ये इक्वेशन, वो इक्वेशन। आप इसे किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जनता से जो कनेक्ट है राजनेता का, वो प्योरली वोट का कनेक्ट है या उससे अलग भी कोई कनेक्ट है? यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उसमें हम सब, अच्छी बात है कि हम लोग हम उम्र लोग हैं और राजनीति के जिस दौर में हम लोगों ने शुरुआत की है तब तक भी विचार आधारित राजनीति थी जी। मित्रता के बावजूद भी हम अलग अलग दलों में काम करते थे। और इसलिए मैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि हमको आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद, जब निर्विवाद तौर पर कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में थी देश के भीतर, और उसके प्रति विश्वास और श्रद्धा इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी दूसरा विचार उसके सामने खड़ा हो पाएगा, ये प्रश्न चिन्ह था। लेकिन जब कभी सरकारें चलती हैं तो जो गलतियां होती हैं या खामियां रह जाती हैं,
गलतियां कहना शायद असंसदीय होगा, इसलिए मैं उसको नहीं कहता, जो खामियां रह जाती हैं, और वो खामियां हमेशा हमारे सोचने समझने के या इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर होती हैं। मुझे एक प्रसंग याद आता है जो शायद आपकी बात का जवाब होगा। दीनदयाल जी ने उस समय भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था आज़ादी के बाद, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता ही राजनीति कर सकता था, जो त्याग कर सकता था उसको मान्यता थी देश की राजनीति में। उस दौर को कोई भूल नहीं सकता। तब भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा था। तो दीनदयाल जी से पूछा गया कि जनसंघ बना है, अगर ये भी भ्रष्ट हो गया तब आप क्या करेंगे? तो दीनदयाल जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि ये राजनीति जो है, राजनीतिक दल है, ये गाजर की पुंगी है, बजी तो बजी, नहीं तो चबा के खा जाएंगे। फिर बनाएंगे दल, फिर हुआ तो क्या होगा? तो फिर वही होगा। एक समय इतनी आदर्शवादिता राजनीति के विचार में थी, लेकिन उसके पीछे देश था, व्यक्ति नहीं था। और इसलिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, चरित्र बड़ा मुद्दा था, राजनीतिक समझ और निर्णय लेने की क्षमता। अगर आप किसी भी बात को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो डिसीजन मेकिंग, अगर जो पर्सनालिटी है, अगर वो आपके भीतर नहीं है तो समझ होने के बाद भी आप उसका फैसला नहीं कर पाएंगे, जो वर्तमान की राजनीति में दिखता है। और उस कारण से शायद आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर फैसला नहीं कर रहे हैं तो ये जो अनिर्णय का भाव है, ये राजनीति का बड़ा संकट है। मुझे लगता है आपने बड़ी गरिमा से एजेंडा सेट कर दिया है, और मैं उसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए विवेक जी की तरफ आता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी का एक किस्सा मैंने सुना, जैसा दीनदयाल जी का, आदरणीय दीनदयाल जी की बात प्रहलाद जी ने की, कि उनके एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके शिष्य प्रजा सोशलिस्ट पार्टी होती थी, उनके गुरु उसमें चले गए, और वो चूंकि उत्तर प्रदेश के उस समय के तत्कालीन 60 के दशक के मुख्यमंत्री के गुरु थे, तो उन्होंने कहा तुम्हें मेरे लिए घोषणा पत्र तो बनाना होगा। तो उन्होंने कहा मैं अब कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री हूं, तो मुझे नेहरू जी से पूछना होगा कि क्या मैं इनके लिए बना सकता हूं। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने कहा तुम बना सकते हो। तो एक चीफ मिनिस्टर 3 दिन छुट्टी लेकर एक रेस्ट हाउस में बैठता है, टाइपराइटर पर एक टाइपिस्ट के साथ, और बनाता है। जो विचार की बात प्रहलाद जी ने की, विचार बहुत महत्वपूर्ण था। वो विचार, क्या आपको लगता है विवेक जी कि आज वो विचार, मैं नहीं कहूंगा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो विचार बहुत सारे थपेड़ों के बीच में बहुत सारे आक्रमणों का सामना कर रहा है? चालू नहीं। मैं प्रहलाद भाई के विचारों से भी सहमत हूं, और आपके प्रश्न का भी उत्तर उसी रूप में देना चाहूंगा। पुरानी राजनीति मूल्यों की राजनीति थी, त्याग की राजनीति थी, भाव की राजनीति थी, व्यक्ति की नहीं थी। आज की राजनीति ब्रांडिंग की राजनीति है। फुल पेज एड्स आते हैं राजनीतिक लीडर्स के। मेरे को आपत्ति है उसमें, सुप्रीम कोर्ट को भी थी, कि ये पब्लिक मनी आपकी ब्रांडिंग में कैसे खर्च हो रहा है। फुल पेज ऐड आप सरकारी प्रोग्राम के बारे में दो जिसकी जानकारी लोगों तक पहुंचनी है। आपके चेहरे को देखने में कौन इंटरेस्टेड है? और ये एक इस देश की बीमारी बन चुकी है। यही आज की राजनीति है। हमको इस राजनीति से हट के मूल्यों की राजनीति में आना पड़ेगा। अगर राजनीति में आप आना चाहते हो तो आपको पहले ये बताना चाहिए लोगों को कि आपने लोगों के लिए क्या किया है, आपकी लोगों के लिए भावना क्या है, और आप लोगों के लिए आगे चल के क्या कर सकते हैं। हमको तो वो दिन याद है, हम भी कॉलेज में, नहीं कॉलेज में नहीं थे, हम कॉलेज पास आउट कर चुके थे, यंग लॉयर थे, और ये भी राजनीतिक परिवार के तो थे शुरू से। इनके पिताजी कांग्रेस ही थी बाय द वे, और मुशरान साहब के बहुत अच्छे मित्र थे, और मुशरान साहब इनको बेटा जैसा मानते थे। ठीक बात है अपराध भाई?
हमको वो दिन याद है जब जबलपुर में भूकंप हुआ। हम, डॉक्टर जामदार, डॉक्टर धीरावनी और सैकड़ों रोटेरियंस, हम एक गांव बना रहे थे और ये एक गांव बना रहे थे, कोसम घाट। हम लोग एक दूसरे को देखा करते थे, प्यार के भाव से देखा करते थे, उसमें कंपटीशन कुछ नहीं था। हमको ऐसा लगता था कि ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं और सब लोगों को मिलके भी और अच्छा काम करना चाहिए। वो राजनीतिक भाव था। पुराने जमाने में जैसे इनने कहा, नेहरू जी को या उस वक्त के जो भी राजनेता थे, उनको एक क्षण आपत्ति नहीं थी कि आप दूसरे की मदद क्यों कर रहे हो। आज तो अगर हम कोई बड़ा राजनीतिक लीडर के दुश्मन को थोड़ा मदद कर दें तो हम भी दुश्मन बन जाएंगे। मुझे तो अपना टाइम याद है, वो भी बहुत पुराना नहीं। दिग्विजय सिंह जी अजीत जोगी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ये सार्वजनिक था। आज बोल सकता हूं कि जोगी जी भी नहीं है, और मैं जोगी जी का वकील भी था और दिग्विजय जी का एडवोकेट जनरल भी था। दिग्विजय सिंह जी ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि आप जोगी जी की पैरवी क्यों कर रहे हो, कभी नहीं बोला। मैं ये दिग्विजय जी से व्यक्तिगत रूप से भी ये बात कई बार बोल चुका हूं कि मैं आपको उस चीज के लिए मान्य करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। तो वो राजनीति हमको चाहिए कि दिग्विजय जी ने, मैं एडवोकेट जनरल था, आज मैं बोल सकता हूं कितने सारे बीजेपी लीडर्स की मदद करने के लिए मुझसे बोला। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बड़े से बड़े। मैंने कभी ही नहीं सुना था उस वक्त कि किसी का बुरा करो। बुरा करने की राजनीति नहीं थी, अच्छे काम करने की राजनीति थी। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और एक छोटा सा प्रसंग, अजीत जोगी जी का जिक्र आपने किया। अजीत जोगी जी के साथ एक कार्यक्रम में हम रायपुर में थे, जब वो संसार में रहे। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में नरेंद्र मोदी जी और मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए प्रवक्ता के तौर पर जाते थे। बोले हम थोड़े साधन संपन्न थे, बीजेपी इमर्ज कर रही थी, तो नरेंद्र मोदी जी को मैं अपनी गाड़ी में बिठा लेता था और जाते हुए हम अलग अलग चैनल्स में, 3-4 ही चैनल्स होते थे, तो हम दोनों वहाँ बैठते थे और डिस्कशन के बाद फिर मैं उनको पार्टी कार्यालय छोड़ता था और उसके पहले हम लोग डोसा भी खा लेते थे। कभी हमारे बीच में एक रिश्ता था, हमेशा रहा। और बाद में जब मुझे दिल्ली में सरकारी आवास रिटेन करने की बात आई, मुझे खाली करने का नोटिस मिला जब हमारी सरकार नहीं थी, तो मैंने कहा एक बार निवेदन करता हूं। वो पुराना संबंध हमारा जो है, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने फ़ोन किया तो 5 मिनट के अंदर मेरा वो कार्यालय का रिटेन करने का जो पत्र था वो मेरे पास आ गया। और मोदी जी खुद फ़ोन पर थे कि और कोई ज़रूरत हो जोगी जी तो बताइएगा, और ख़ास अंदाज में ठहाका लगा के, अरे भाई आप तो डोसा वोसा भी खिलाते थे। ये जो उनका अंदाज है, तो राजनीति में ये जो 2 राजनेता भी बैठे हैं, इनका भी दिल बहुत बड़ा है। और वो जालम सिंह पटेल जी हमारे बीच में हैं, बहुत स्वागत करते हैं उनका। पधारे वो, आइए सर, अग्रिम पंक्ति में बैठे। हालांकि पिता तुल्य बड़े भाई की मौजूदगी ये भारतीय परंपरा है। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूं। जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका, बहुत स्वागत जी। देखिए जिस परंपरा का हम जिक्र कर रहे थे विराजिए। मैं अब सीधे महाकौशल की तरफ आता हूं, और प्रहलाद जी आपकी, फिर विवेक जी की तरफ आऊंगा, और बीच में कुछ हल्के फुल्के सवाल भी होते रहेंगे। आप दोनों संयोग से उस नरसिंहपुर से हैं जिसकी धारा अध्यात्म की भी बड़ी गहरी है, बड़ी गहरी धारा है। मतलब मैं जितना सुनता हूं, चाहे ओशो की मैं बात कर लूं या और कितने साधु सन्यासियों की बात कर लूं, जी बाबा जी की मैं बात कर लूं, परम पूज्य बाबा श्री, जिनके बहुत बड़े फॉलोअर हैं, एक अलग उस धारा का व्यक्ति है। और वहां का व्यक्ति प्रखर मेधा के साथ हमेशा अपने जीवन में बहुत ताकत से आगे बढ़ता है। फिर भी महाकौशल का जो डेवलपमेंट हमें दिखना चाहिए, मैं नहीं कहूँगा उसमें कमी है, लेकिन उसको बेहतर करने की ज़रूरत तो है। आप किस तरह देखते हैं कांग्रेस रिजिम से लेकर बीजेपी के रिजिम तक
आपको क्या लगता है कितनी नाव में कितनी बार? पहली चीज़ तो है कि वर्तमान के राजनीतिक परिवेश में हम राज्य की सीमाओं से बाहर हैं और ये पहला वर्क कल्चर है जिसको हमें समझना होगा और उसके बाद हमें ये तय करना पड़ेगा कि क्षेत्र अगर उपेक्षित हैं तो उसके जिम्मेदार कौन हैं। उदाहरण के लिए कि यदि मैं मोदी एरा की बात करूं या उसके पहले हम अटल जी की बात करें, अगर प्रधानमंत्री सड़क नहीं होती तो ये भेदभाव राजनीति में बना होता कि आपने मुझे वोट दिया है तो काम होगा और आपने वोट नहीं दिया तो काम नहीं होगा। जनसंख्या के आधार पर रोड गाँवों को जोड़ देना, ये परंपरा डालने वाले अटल बिहारी वाजपेयी। और मैं इस बात के लिए आपसे कहूँगा कि मैंने जब उनसे कहा कि उस समय तमिलनाडु को सर्वाधिक पैसा मिला था, मध्य प्रदेश को कम मिला था, तो स्वाभाविक जो राजनीतिक दिमाग होता है, मैंने कहा यहाँ हमारी सरकार है, हमारे सांसद हैं, यहाँ तो कम पैसा मिला है, वहाँ ज़्यादा मिला है। वो मुझे भगत जी कहते थे, उन्होंने कहा कि भगत जी मैं नेता भाजपा का हूँ लेकिन प्रधानमंत्री देश का हूँ। आपके राज्य में 2000 की आबादी के गांव कम हैं, आपको कम पैसा मिला है, अब 1000 की आबादी का नंबर आएगा तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। वो सोच वहाँ से शुरू होता है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट, हमारा कोई MP MLA नहीं था आसाम को छोड़कर, लेकिन आज जितनी भी रेल परियोजनाएं पूरी हो रही हैं या जितनी रोड परियोजनाएं हो रही हैं, जितनी उड़ान के तहत राज्य जुड़े, वो अटल जी के समय जुड़े। उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट के बगैर देश एक नहीं है। मोदी जी के आने के बाद आप किसी भी योजना को लीजिए, आप उसमें ये खामी नहीं निकाल पाएंगे कि साहब इस वर्ग को छोड़ दिया, जाति को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया। पहले अक्सर यही आरोप लगते थे कि ये मैं उस पार्टी की सरकार नहीं है जिसकी केंद्र में सरकार है तो वो पैसा नहीं देगा। ये आरोप लगते रहे, कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन आज कोई नहीं लगा पा रहा है। उदाहरण के लिए जल जीवन मिशन है, बाकी चीज़ों में पीछे मैं नहीं जाता कि प्रधानमंत्री आवास से लेकर हम नीचे तक आए, लेकिन जल जीवन मिशन में हमने 60,000 करोड़ रखे, लेकिन ये ग्रांट नहीं है। उन्होंने कहा कि जो राज्य जितना उपयोग करना चाहे उतना ले सकता है, वो राज्य कोई भी हो। मुझे लगता है कि आज देश में जो परिस्थिति, आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, हम आज भी अगर समस्या को सामने रखकर वोट मांगने के बारे में सोचेंगे, ये राजनीतिक विचार अच्छा नहीं है, ये राष्ट्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आज आप ये मत कहिए कि इसने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, आप ये करिए कि इसको ये चीज़ बिना मांगे मिलनी चाहिए और ये जिम्मेदारी राजनेताओं की है, सरकार में बैठे हुए लोगों की है। और इसलिए जो राजनीतिक दिशा बदली है वो क्षेत्रवाद की नहीं है। अब ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, मेरा क्षेत्र, अब मैं ताकतवर हूँ इसलिए मेरे क्षेत्र में सब कुछ खुल जाएगा, इस दुर्भाग्य से ये देश ने बहुत नुकसान किया है। मैं बालाघाट का सांसद था, मैंने अटल जी से कहा कि साहब स्मेल्टिंग प्लांट बना दीजिए मैग्नीज का। उन्होंने जो जवाब मुझे दिया था कि खेतड़ी जाता है, यानी बालाघाट का मैग्नीज खेतड़ी जाता है। स्मेल्टिंग प्लांट खेतड़ी में लगा क्योंकि उस समय मंत्री वहाँ के थे। इससे कितना राष्ट्रीय नुकसान आप कर रहे हैं। मतलब मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे लगता है इन गलतियों को सुधारने का ये वाजिब समय है। और हमारी बढ़ती जनसंख्या, और हम साम्राज्यवादी लोग नहीं हैं कि हम किसी पे कब्जा कर लेंगे। इसी जमीन, इसी पानी, इन्हीं संसाधनों से हमें आने वाली पीढ़ी के सुखमय जीवन की कल्पना करनी है, तो विजनरी लोग चाहिए। इन्हीं संसाधनों का बेहतर गुणवत्ता के साथ उपयोग करने वाले लोग चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब खाली त्याग से काम नहीं चलेगा, हमको वो भी क्वालिटी लानी पड़ेगी ताकि हम मल्टीप्लाई कर सकें अपनी चीज़ों को, लोगों को बेहतर कर सकें। सर, ये मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विवेक जी भी सहमत होंगे कि रीजनैलिटी जो है, क्षेत्रीयता, कि खेतड़ी एक प्लांट चला जाता है। आपकी ताकत अगर दिल्ली में और मध्य प्रदेश में मजबूत होती है तो जो चीज़ जबलपुर आनी चाहिए वो धुर झाबुआ चली जाती है। मैं कल्पना एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, लेकिन क्या ये विकास है? और क्या पूरे देश में एक ऑडिट नहीं होना चाहिए? ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ। किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन एक ऑडिट नहीं होना चाहिए कि हमने नीड बेस्ड डेवलपमेंट किया है या हमने रीजनैलिटी आधारित, क्षेत्रीयतावाद आधारित विकास किया है। इसी सवाल को मैं आपकी तरफ ला रहा हूं सर। शरद भाई, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है और इसका आंसर भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखते हैं तो इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, इट इज अ सेंटर विच हैज सम स्टेट्स। फेडरेशन में क्या होता है, स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है,
लाइक यूएस वर्चुअली इंडिपेंडेंट होते हैं, और वहाँ पर खाली डिफेंस और एक दो जो नेशनल लेवल के जो इश्यूज होते हैं वही सेंटर देखता है, रेस्ट एवरीथिंग इज फॉर द स्टेट्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसा नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर को पावर दी गई है टू कीप द स्टेट्स इन कंट्रोल टू सम एक्सटेंट। इमरजेंसी की पावर, इमरजेंसी में यू कैन डिसमिस गवर्नमेंट्स, एक्सटर्नल इमरजेंसी, अब इंटरनल इमरजेंसी तो हटा दी गई है। सिमिलरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट्स हैं उसका जो डिफाइनिंग रोल्स होते हैं ये समय टू समय बदलते भी गए। आप कहेंगे कैसे? जब सेंटर ताकतवर हो जाता है तो वो स्टेट्स को वीक कर देता है, और जब स्टेट्स ताकतवर हो जाते हैं तो वो सेंटर को वीक करते हैं। जब आप देखोगे बड़े रीजनल, जब सेंटर से लोग त्रस्त हो जाते हैं तो रीजनल लीडर्स की बर्थ होती है। जब रीजनल लीडर से त्रस्त हो जाते हैं तो सेंटर की रीबर्थ होती है। ये आप देखोगे एक ग्रेविटी, एक साइकिल है इस देश में चल रहा है, ये साइकिल इस देश को बैलेंस करता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको दूसरी दिखती है, जो मैं कई दफ़े कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स में, पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी कह चुका हूँ, कि हमारा जो फेडरेशन है वो खाली सेंटर तक सीमित नहीं है या स्टेट तक सीमित नहीं है। हमारा जो फेडरेशन है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट टू म्यूनिसिपैलिटी टू ग्राम पंचायत है। अब ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के भागीदार हो गए हैं। अगर इन सब की भूमिका को आप रिस्पेक्ट देंगे तो आप देखोगे बहुत सारी बैलेंसेस खुद हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग नीति तक चली जाएगी। मेरा आज मध्य प्रदेश में और कई स्टेट्स में मेरा ये एक दर्द है कि आप पंचायत के इलेक्शंस क्यों नहीं कराते टाइम पे, आप म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस क्यों नहीं कराते टाइम पे। वो उतने ही अनिवार्य हैं जितना कि स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट, इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, उतने ही अनिवार्यता के साथ लिखा हुआ है। मगर हम उनको एज इक्वल पार्टनर्स ट्रीट नहीं करते हैं, हम उनको एज ए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव बॉडीज देखते हैं। तो समवेयर इसका आंसर राजीव गांधी जी ने जो एक सपना देखा था और जिसको 93 में थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको अमेंडमेंट लाया गया था, पंचायती राज। अगर जिस दिन ये पंचायती राज और जो नगर पालिका, नगर निगम, इसकी नींव अच्छी हो जाएगी, आप देखना कि जो इतना इंपॉर्टेंस अभी जो असेंबलीज और स्टेट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि 80% लोगों की नीड्स ग्रास रूट पे हैं। हम तो डिबेटिंग फोरम्स हो जाएंगे। तो हमको दैट लीडर इज बेस्ट फॉर इंडिया जो हमारे फेडरेशन को मजबूत करता है। और उसी से आपका जो एक बहुत वैलिड प्रश्न था कि रीजनलिज्म क्यों फैलता है, क्योंकि रीजनलिज्म तब इसलिए फैलता है कि देयर आर नो इक्वल वॉइसेस। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में इक्वल वॉइस आ जाएगी तो कैसे होगा रीजनलिज्म? आपको इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो समवेयर हम अपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को और संविधान को समझें और ठीक से इम्प्लीमेंट करें तो आपके बहुत सारी इश्यूज का रेजोल्यूशन उसी में है। ये भी काफ़ी बेहतर तरीके से ये बात सामने रखी गई है, और ये दोनों सिरे एक पत्रकार के नाते मेरे दिमाग में अभी तक गूंज रहे हैं, जो बात प्रहलाद जी ने कही और जो बात विवेक जी ने कही। प्रहलाद जी, मैं नाम नहीं लूँगा किस पॉलिटिकल पार्टी के वो लीडर थे, लेकिन एक बड़े संवैधानिक पद पे थे और संयोग से मैं उनके पास बैठा था और आकांक्षी क्षेत्र से आए हुए लोगों का और कार्यकर्ताओं का हुजूम भी था। अचानक वो झुंझला गए और झुंझलाते हुए उन्होंने कहा, मुझे चुनाव नहीं जीतना यार, मैं नहीं कर सकता, हाथ जोड़ रहा हूं। मैं भी स्तब्ध था, उनका स्टाफ भी स्तब्ध था, स्टन, हम सब थोड़ी देर के लिए मौन हो गए कि अचानक इन्होंने ये क्या बोल दिया, ये क्या एक्सप्लोजन है। ये सवाल भी इन दिनों लोकतंत्र में खूब पूछा जा रहा है कि क्या जनता को बहुत आप ओवरवेलमिंगली बहुत जरूरत से ज्यादा उत्साही बना रहे हैं? आपके लिए ना शब्द नहीं रह गया जनता के लिए, और जिस तरह से आपको ट्रीट करना चाहिए लोकतंत्र में जनता को, ये बड़े फलक का सवाल है। आप उनको बर्थडे में नहीं जाएं तो दुखी,
आप उनके हर संस्कार में ना जाएं तो दुखी, आप मना कर दें तो एक मोबाइल हमेशा चलता रहता है आजकल, इन्होंने ये बोल दिया, इनके कहने का मतलब तो ये था, ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है। ये क्या असंतुलन यहां भी हो रहा है? पहले तो मैं उसमें एक दो बातें जोड़ूंगा कि उदाहरण के लिए मैं गोटेगांव में पैदा हुआ, वहाँ से जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन मरते दम तक मेरी जिम्मेदारी है कि जहाँ मैं पैदा हुआ उसके प्रति मेरी जवाबदेही होनी चाहिए, इसमें कोई भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस आकांक्षी जिले की आपने बात की है, तो मोदी जी के नेतृत्व में यही पैरामीटर हुआ कि आकांक्षी जिले किन किन पैरामीटर्स के कारण आकांक्षी जिले हैं, और उन्हें एक केंद्र सरकार के सचिव से लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी तक की सबकी जिलों में ड्यूटी लगाई। आप मॉनिटर करेंगे और उनको ठीक करेंगे। आपको पीछे रह गए लोगों को बराबर पर लाके खड़ा करना, ये दीनदयाल जी का विचार था। उन्होंने कहा कि पंक्ति में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को अपनी बराबरी पर लाकर खड़ा करोगे तब एक आत्मानव दर्शन होगा। और बराबरी का मतलब सब पैसे से लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आप अगर राजनीति आपकी तब सफल होगी जब सबसे पीछे खड़ा हुआ आदमी आपकी बराबरी पे खड़ा हो। आपका बेटा जहाँ पढ़ता है वो पढ़ सकता है, आप उसके साथ बैठ के खा सकते हैं। आपके पास में 10 कमरे का पक्का मकान, उसके पास एक होना चाहिए। आपके के पास गैस है तो उसके पास क्यों नहीं होनी चाहिए? आपके पास बिजली है तो उसके पास क्यों नहीं होनी चाहिए? आपके यहाँ टॉयलेट है तो उसके पास क्यों नहीं होनी चाहिए? वो छोटी चीज़ें हैं। और अगर वो बीमार होता है तो वो कर्जेदार क्यों बन रहा है? इतने वर्षों में अगर आप ये फैसला नहीं कर पाए हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, आयुष्मान कार्ड 5 लाख की गारंटी तो सरकार को लेनी चाहिए। और आखिरी जो बात आपने कही है कि सच कहने की सामर्थ्य नहीं है, ये दुविधा मेरे जीवन में भी आई थी। मैंने अपने आराध्य परम पूज्य शिव बाबा जी से कहा, जो बात आपने कही कि कोई के मरने में या जन्मदिन में नहीं जाओगे तो नेता की बड़ी हिसाब सब कुछ लुट गया। उनने मुझसे एक प्रश्न किया, क्या राजनीति व्यवहार और व्यापार में चलेगी? और साथ में चेतावनी दी, यदि राजनीति व्यवहार में चलेगी तो न्याय नहीं हो सकता, और राजनीति अगर व्यापार में चलेगी तो परोपकार नहीं हो सकता। और इसलिए कम से कम हम इन चीज़ों को, और अगर इथिक्स के साथ हम चलते हैं, क्यों आपको हारना है तो जनता आपको हरा देगी। आपके ऊपर, आपके मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि नहीं साहब मैंने ये गलती, मतलब मुझे बगैर गलती किया हुआ। ये सेटिस्फैक्शन करने का अधिकार हमको नहीं है, ये जनता के पास है। अच्छे से अच्छे लोग चुनाव हार सकते हैं। और इसे इस बहस में पढ़ने की बजाय आप अपनी ड्यूटी पर विचार करिए कि आप जिस विचार के लिए काम करते हैं उसके प्रति आप ईमानदार हैं या नहीं। यदि आप सेटिस्फाइड हैं कि मैं अपने विचार के साथ में आगे चल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीति में संकट है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी यश और प्रतिष्ठा आपके चरित्र कर्मों से बचेगी, पैसे से नहीं बचेगी, चुनाव भले आप जीत जाए। और इसलिए मुझे लगता है कि कोई चीज़ें ऐसी नहीं है कि कोई बड़े यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब नहीं मिल सकता। पॉलिटिकल जो कल्चर है, जिसको हम राजनीतिक आज की तारीख में कहते हैं कि साहब तो कल्चर हो गया है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ इस शब्द से। बिहेवियर चेंज इस देश ने देखा है। लोग खुले में शौच करते थे, प्रधानमंत्री ने जब आह्वान किया था लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन देश ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा लेकिन ये सफलता नहीं है, सीढ़ी है। अभी भी आपके पास में आंगनबाड़ी, स्कूल, अस्पताल, बाजार, कोई धार्मिक स्थान, वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन अभी जो प्रायोरिटी है वो महात्मा गांधी के 150वीं जयंती को हमने आधार मानकर किया, आज हम उस पर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें दिख नहीं रहा है, हमें दिख रहा है। हमको उसके बारे में देखना होगा कि हाँ, चूक किसी से भी हो सकती है, लेकिन उन गलतियों को पाटा जा सकता है, भरा जा सकता है। कोई ऐसा कल्चर नहीं है जनता आपसे करे कि आप बेईमान हो जाइए, बिना दारू या पैसे के हम वोट नहीं देंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बहुत सुंदर बात है, और ये बात मेरे मन में फिर गूंज रही है कि राजनीति व्यवहार और कारोबार दोनों के तौर पर क्या स्वीकार्य होती है। कई लोग सोचते होंगे शायद कि व्यवहार भी ज़रूरी है, कारोबार भी ज़रूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजनीति का ये टिकाऊ मॉडल। विवेक जी, राजनीति के इसी मॉडल में देश का एक जाना माना अधिवक्ता जब आता है, वो भी एक अलग तरह की चुनौतियों को देखता है कि पॉपुलिस्ट अप्रोच, जो एक लोकप्रियतावादी तौर तरीके होते हैं, वो आप शायद नहीं अपना सकते, प्रहलाद जी भी नहीं अपना सकते, क्योंकि उनकी अपनी एक चारित्रिक दृढ़ मान्यता है। वही मान्यता आपकी है कि मैं ये नहीं करूँगा। क्या हमें अपने एजुकेशनल कैरिकुलम में एक विषय ये रखना चाहिए कि
स्कूल में 9th 10th 11th और बाद में कॉलेज में कि अपने जनप्रतिनिधि को किन बिंदुओं पर समझें आप, कहां उसकी परख करें? जी, ये भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। अब मैं जब आपके कमरे में अंदर घुस रहा था, गाड़ी से लेकर यहां तक आ रहा था, तो मेरे पास दिल्ली से फोन आ रहे थे कि सर मंडे को ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है, ये मैटर हाई कोर्ट में लग रहा है, ये दिल्ली हाई कोर्ट में लग रहा है। और मैं फटाफट जवाब दे रहा था कि 6 बजे के पहले प्लेन से मेरी फाइल्स कल आ जाए। हर व्यक्ति की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अगर मैं पॉलिटिक्स में आया हूं तो मैं पॉलिटिक्स में अपना एक लीगल लॉ का जीवन लेके आया हूं, जिसका एक अलग पहचान होती है, जिसकी एक अलग कंट्रीब्यूशन होती है। मैं प्रहलाद भाई की बराबरी नहीं कर सकता, ऐसे मत कहिए। और ना प्रहलाद भाई जो जीवन मैं जीता हूं वो जी सकते हैं, मगर देश को सबकी जरूरत है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। तो मेरा ये कहना है कि देश को कवि की भी जरूरत होती है, पोएट की भी होती है, थिंकर की भी होती है, प्रोफेसर की भी होती है, डॉक्टर की भी होती है, लॉयर की भी होती है। और वही देश अच्छे परंपराओं और अच्छे डायरेक्शन में चल सकता है जो इन सब का समावेश बनता है। मैं एक बहुत विचित्र बात आपको बताता हूं। आज कुछ दिन पहले डीओपीटी की हम लोगों की मीटिंग चल रही थी, और आईएएस की एक एकेडमी है मसूरी में, जहां आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। तो उनके डायरेक्टर्स आए हुए थे। तो हम क्योंकि वकील हैं तो ज़्यादा प्रश्न करते हैं इन लोगों से, तो हमने उनसे कई चीज़ें प्रश्न आईएएस के बारे में किए। मैंने ये भी बोला कि मैं आपकी ट्रेनिंग से सहमत नहीं हूँ। मेरे को लगने लगा है कि जिस प्रकार के ऑफिसर्स आप प्रोड्यूस करते हो वो अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रोड़ा बनते जा रहे हैं। हमने कहा आप रूल्स को प्राथमिकता देते हो, काम को प्राथमिकता नहीं देते हो। हर चीज में आप ये ढूंढते हो कि हम कौन सा रूल दिखा दें जिससे काम नहीं हो सके। हमने कहा ये मंशा कभी सिविल सर्वेंट्स की नहीं थी, कम से कम पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस में ये ठीक था क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपना कब्जा बना के रखना था। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको तो कहते हैं पब्लिक सर्वेंट्स, लोगों के आप सहायक हो। आपको तो लोगों को गाइड करना चाहिए कि उनको जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व हो। तो और उसी संदर्भ में फिर मैं हंसते हंसते बोला कि साहब मेरे से कोई कनेक्टेड व्यक्ति शायद आपके एकेडमी में इनवाइट किया गया था, और मैं मुशरान साहब की बात कर रहा था, मैंने नाम नहीं लिया। और उन्होंने प्रश्न उत्तर काल होता है जब आईएएस ऑफिसर से, तो एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि सर टेल अस व्हाट इज दैट यू फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट to say in public life since you've come from army, or what do you find that one quality should be in a public man which should always be in that man, in that person? तो मुशान साहब ने बिना हेजिटेशन के बोला the capacity to say no। जिस व्यक्ति में नहीं कहने की कैपेसिटी होगी उसमें ये सब चीजों का समावेश होगा कि अगर मैं नहीं आ सकता तो मैं नहीं आ सकता। बुरा मानने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी की जिंदगी है, हर अपनी का एक क्षेत्र है, हर अपनी का अपना काम है। और हमको उतनी ही रिस्पेक्ट एक अपने कॉरपोरेटर को देनी चाहिए, एक एमएलए को देनी चाहिए, एक एमपी को देनी चाहिए, और किसी और को भी देनी चाहिए। जब तक हम सिविल सर्विसेज में ये शिक्षा नहीं लाएंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला है। जी बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं जब आईसीएस हुआ करते थे तो उसका स्लोगन था रूल इंडिया, और जब देश आज़ाद हुआ तो जो आईएएस यूपीएससी के थ्रू बनने लगे उनका स्लोगन है सर्व इंडिया। एक समय में लेख लिखता था, तो मैंने लेख शायद काफ़ी वर्ष पहले 15-16 साल पहले लिखा। हमारे एक एम्पायर टाकीज उसके सामने एक स्मारक बना है, जिसमें जब देश आज़ाद नहीं था तो प्लेग की सेवा करते हुए कुछ आईसीएस अधिकारी,
कुछ पुलिस अधिकारी और कुछ टॉप लेवल के सर्जन्स बने, उनका एक स्मारक बना है एम्पायर के सामने। उसका फोटो मैंने छाप के वो लेख लिखा कि जब रूल इंडिया था तब सर्व करते हुए लोग मर गए। जब आपने स्लोगन लिया सर्व इंडिया, जिसकी बात विवेक जी कर रहे हैं, हमें अभी तक कोई बलिदान करने वाला नहीं मिला। और उसमें हमने नाम लिखा था कि जब गैस त्रासदी हुई तो जितनी मेरी समझ और जानकारी है उसमें भोपाल के रेलवे स्टेशन पर एक असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे, शायद कुरैशिया जो भी थे, वो जरूर उन्होंने ड्यूटी नहीं छोड़ी और वो कुर्सी पर बैठे बैठे सर्व करते करते चले गए। ऐसा नहीं है कि कोर्स में नहीं है, आज यूपीएससी के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो बदले हैं, कोर्स हैं। बात आती है कि हम ऑन कब करेंगे। जब आप पंचायत की बात करते हो या उसके ऊपर के स्थानीय निकायों की बात करते हो, आज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं पैसा समस्या नहीं है, पैसा रखा है, लेकिन आप अपनी सार्वजनिक संपत्ति को अपना मानने के लिए तैयार नहीं हो। कल लोग ज़मीन अपनी दान दे के स्कूल का भवन बनवा दिया करते थे, चंदे से आधे से ज़्यादा पैसा गांव के लोग इकट्ठा करते थे, सरकार उसमें मदद करती थी। आज आपको जो मिलता है उसमें से भी आप बचाने के बारे में सोचते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तो व्यापार कर रहा है तो वो तो लाभ कमाने के लिए करेगा, लेकिन बाकी लोग कैसे सोच सकते हैं। ये बिहेवियर चेंज की बात है। जवाबदेही और नैतिक मूल्यों में हम स्वतः स्वीकार करेंगे क्या, ये महत्वपूर्ण बात है। बहुत इंपॉर्टेंट बात दोनों हमारे वक्ताओं ने कही। एक छोटा सा आपको सच्चा किस्सा सर, ये मध्य प्रदेश के एक सेवानिवृत्त चीफ सेक्रेटरी ने मुझे बताया। 70 के दशक की बात है, बहुत टॉप लेवल पर स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री जी की मंशा रही होगी। एक तहसीलदार की नियुक्ति एक कलेक्टर की मर्जी के विरुद्ध उसके जिले में कर दी जाती है। कलेक्टर अपने कमिश्नर से बात करता है, कमिश्नर कहता है कि पीएस तक हम अपनी बात प्रमुख सचिव तक पहुंचाएंगे। पीएस चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचाता है और बात ऊपर तक जाती है, लेकिन ऊपर से कहा जाता है कि मेरे ऊपर बहुत दबाव है, इनकी नियुक्ति होगी। तो एक इंडोर्समेंट करके कलेक्टर एक लेटर देते हैं जिसको संभागायुक्त इंडोर्स करते हैं, फिर प्रमुख सचिव इंडोर्स करते हैं और ऊपर टॉप लेवल पे बैठे राजनीतिक व्यक्ति झुंझला जाते हैं जब वो पत्र आता है कि चूंकि कलेक्टर की मंशा के विरुद्ध नियुक्ति की गई है, इसलिए इनके किसी भी डीड्स के लिए कलेक्टर और कमिश्नर जिम्मेदार नहीं होंगे। से नो, ना कहना जो आप दोनों की ताकत है। और ना, एक बड़ी अच्छी फिल्म थी पिंक, जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि ना कहना होगा। हमने ना कहना छोड़ दिया। अब ये आप पर सवाल मैं छोड़ता हूं कि क्या कोई गठबंधन बना, उस गठबंधन ने इस ना को कमजोर किया कि आप अपनी पसंद के ब्यूरोक्रेट को ले आते हैं, चीजें आगे बढ़ती हैं। खैर ये एक अलग विषय और हमारी चर्चा का विषय नहीं है। एक हल्का सवाल, हल्का फुल्का प्रश्न लेकर आता हूं। अटल जी की नरसिम्हा राव जी से बड़ी गहरी दोस्ती थी और मुझे उनका खास अंदाज कभी भूलता नहीं है। जब एक नेशनल चैनल के जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि अटल जी आपकी नरसिम्हा राव से दोस्ती है, पार्टी में इसकी बड़ी चर्चा होती है, तो उन्होंने पलकें मिचमिचाते हुए अपने खास अंदाज में कहा कि मैं पार्टी से पूछकर मित्रता नहीं करता। आज मैं नहीं कहता, दो मित्र मेरे सामने बैठे हैं, मैं टॉप लेवल पर भी देखूं तो मुझे लगता है कि वो मित्रता है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की हो, चाहे वो राहुल गांधी जी की हो। लेकिन क्या कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो। तो कहां से ये मजबूरियां चली आ रही हैं जहां मित्र को मित्र कहने में संकोच है? मुझे लगता है कि ये कमजोरी व्यक्ति की है। मेरे जीवन में ये संकट कभी नहीं आया, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। और मुझे लगता है कि कोई मेरा मित्र मेरी बात सुन रहा है और उसको लगता है कि मैंने कभी कुताही बरती हो, तो मैं सार्वजनिक आलोचना के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जिस दोस्त का मैं की बात करता हूँ वो तो दुनिया में नहीं है। एक हैं लखन जी जट्टे, ये जानते हैं, शिव चौधरी मेरे मित्र थे, दुर्घटना में ख़त्म हो गए डिग्री करने के बाद। तो उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, उसमें मित्र के लिए भी लिखा। पहला लाइन मित्र के लिए थी और ये लिखा था कि जो तुम्हारी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ और कमजोरियाँ सब कुछ जानता हो फिर भी तुम्हें प्यार करता हो, वो दोस्त होता है। इसलिए ये कभी मैं नहीं मानता कि ये मैं गढ़ सकता हूँ, लेकिन उसने जो लिखा मैं उसको कोट कर रहा हूँ। और जो चीज़ें उसने लिखी मैंने उसको एज इट इज पार्लियामेंट में भी कई बार कोट किया। उसने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, अनुभव आदमी के ज्ञान को बढ़ाता है लेकिन उसकी बेवकूफ़ियों को कम नहीं करता। और इसलिए हमें कई बार ये तय करना चाहिए कि ठीक है मेरे पास में तजुर्बा है, लेकिन जो कमजोरियां मेरे भीतर है वो मुझे ही ठीक करनी पड़ेंगी।
कोई दूसरा ठीक करने के लिए नहीं आएगा। मुझे लगता है कि हम सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों को ये सावधानी खुद रखनी पड़ेगी और जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि अगर मेरे में कोई कमजोरी है तो मैं ही ठीक करूँगा। कोई जान पाए या ना जान पाए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ। तो ये मेरे गुरुदेव मुझसे कहते थे, आराध्य परम पूज्य शिव बाबा कहते थे, कमजोरियाँ तुम्हारी हैं, जिम्मेदारी भी तुम्ही को उठानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ इसके बाद कोई भ्रम बसता नहीं। बहुत बहुत सुंदर जवाब आया है। विवेक जी को भी जब भी मैं देखता हूं तो अजात शत्रु जो शब्द है वो शब्द मुझे हमेशा ध्यान आता है कि एक अजात शत्रु व्यक्तित्व है कि ना काहू से कोई दुश्मनी है ना कोई बैर है। कठिन होता है, कई बार आपको राजनीति में अपनी पसंद नापसंद को कहना पड़ता है और अच्छा लगता है कि इस दौर में दो राजनेता हैं जो बहुत खुलकर अपनी बात इस तरह से कह रहे हैं। विवेक, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, फिर हमारे जो विधायक गण हैं, मैं चाहूंगा कि हम बातचीत में इतने तल्लीन हुए, छोटा सा सम्मान का क्रम चलता रहेगा, फिर हम एक दो सवालों के बाद कंक्लूड करेंगे। जी विवेक जी। देखिए, कटुता मेरे नेचर का पार्ट नहीं है। मैं इस बात का विश्वासी हूं कि तुम तो अपना काम करो, ईश्वर तुम्हें जज करता है। और वैसे भी आप बताओ कि हम किसी से डरे भी क्यों? हमको हमारे जो परिश्रम है और जो माता पिताओं का आशीर्वाद है और जो हमारी शिक्षा है, हम जो कुछ पाते हैं उसी के माध्यम से पाते हैं। तो मैं तो कभी ये सोचता भी नहीं हूं कि अगर मैं किसी चीज पे सच बोलना चाहता हूं तो मैं किसी के सामने भी वो सच बोल सकता हूं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे वो मेरी पार्टी का प्रेसिडेंट हो। और एक चीज पक्का है, जो सच्चाई में ताकत है वो किसी और चीज में नहीं है। ट्रूथ इज द बिगेस्ट सपोर्ट ऑफ लाइफ। और एक संक्षेप में एक बस लास्ट में बात बोलता हूं। एक बहुत बड़े जुडिशियल ऑफिसर थे, बिकेम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसी कारणवश हाई कोर्ट में हम लोग यंग लॉयर्स थे, हम लोग ने उनसे झगड़ा कर लिया और उस झगड़ा में सबसे आगे हम थे, जबकि उनने हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा था। वो डांटते दूसरों को थे, मुझे बुरा लगता था कि वो क्यों डांटते रहते मेरे मित्रों को। एनीवे, वो बात खत्म हो गई, वो चले गए। 10 साल बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, तो मैं तो डर के मारे उनसे 10 साल मिला नहीं कि जाऊंगा तो शायद वो मेरे पे नाराज हो जाएंगे। और 10 साल बाद जब कुछ मित्र, निकरा जी और ये सब, हमको पकड़ के ले गए उनके घर, तो मैं डर डर के गया कि पता नहीं मेरी हालत क्या होगी। बिलीव मी, जैसे उन्होंने मुझे देखा, कोई कटुता नहीं थी। अपने वाइफ को कहते हैं, अब फर्स्ट नेम लेके, देखो विवेक आया है। बेटियों को बोलते हैं रश्मि नाम लेके, देखो विवेक आया है, मैं उसको अंदर लेके आ रहा हूं, अपन को उसको कुछ मीठा खिलाना है। मतलब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, वो बहुत बड़े बड़े पोजीशंस में देखे हैं कि आपने अनजाने में या नादानी में या यंग जोश में एक पोजीशन ले ली लाइफ में, और आपको लगता है कि वो बहुत नाराज होंगे या बहुत आप पे गुस्सा होंगे, मिलना नहीं चाहेंगे, निकाल देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। 10 साल बाद मिलो तो वो आपको अपना बेटा जैसे मानते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर बात है। यानी सच की जो ताकत है वो ताकत है। बस एक छोटा सा, जल्दी से हम चाहेंगे जो माननीय विधायक हमारे बीच में हैं, एक छोटा सा सम्मान की उनकी प्रक्रिया, फिर हम एक दो प्रश्नों के साथ कंक्लूड करेंगे और फिर जिन व्यक्तित्वों का सम्मान है इन दोनों माननीय अतिथियों के माध्यम से हम उसकी तरफ बढ़ें। सोहेल।